मोदी सरकार के आखिरी कार्यकाल का ये बजट पेश कर दिया है और ये दूसरा कार्यकाल जिसका आखिरी बजट पेश हुआ है। इंतरिम बजट, कितनी उम्मीदें थी और कितनी राहत मिली है, इस बजट की बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते हैं। बता दें आपको कि गरीब, महिला, किसान, युवाओं पर बजट में फोकस जरूर किया गया है, लेकिन इसके साथ ही 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी, ये सबसे बड़ा ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदें थी टैक्स पेयर्स को कि शायद कोई बदलाव होगा, लेकिन नहीं। इसके साथ ही 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर, 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। रेलवे के क्षेत्र में यह घोषणा जरूर की गई है। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं के लिए 1 करोड़ का फंड इस संबंध में ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कमेटी का गठन भी आने वाले वक्त में किया जाएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ई व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसा ऐलान किया गया है। रेलवे, समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी फोकस किया जाएगा, इस पर जोर रहेगा सरकार की ओर से। और 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी, ये सबसे बड़ा ऐलान। लेकिन आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बार बार हम यही कह रहे हैं, टैक्स स्लैब को एक बार फिर से आप समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा टैक्स स्लैब समझिए, क्योंकि पिछले बजट में जब आम बजट पेश किया गया था, अभी 2023-24 का, 22-23 का, उस समय बदलाव हुआ था, लेकिन वो स्लैब जरा समझ लीजिए कि अभी कितना कितना टैक्स आपको आपकी इनकम पर चुकाना पड़ता है। 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लेती है सरकार। 3 से 6 लाख की आय पर 5% टैक्स देना पड़ता है। 6 से 9 लाख की जब आय होती है तो उसके बाद 10% और 9 से 12 लाख पर ही बढ़कर 15% हो जाता है। 12 से 15 लाख पर 20% और फिर 15 लाख से ऊपर की आमदनी जिनकी है उन्हें 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। तो इन्हीं स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक ये महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया उन्होंने, इंतरिम बजट। लेकिन उम्मीदें थी कि शायद कोई राहत होगी, लेकिन उतनी अपेक्षा नहीं, यानी कि मिला जुला बजट इसे आप कह सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा बोझ भी नहीं दिया गया है और कोई राहत भी इस बजट में नहीं दी गई है। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आर्थिक विश्लेषक के तौर पर जेपी पराशर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष जोशी जी हमारे साथ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रेणु यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले पराशर जी, मैं आपसे इस बजट को समझना चाहूंगी, क्या समझे कोई एक्स्ट्रा बोझ भी नहीं लेकिन राहत भी नहीं, ऐसा कुछ मिला जुला बजट हम देखें इसे? हाँ बिल्कुल, इसमें सिर्फ जो सैलरीड क्लास है, वेतनभोगी मध्यम वर्ग है, उसको जरूर निराशा इस बात से हुई होगी कि आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं। आमतौर पर वैसे भी लेखानुदान के समय कोई टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया नहीं जाता है, और चूंकि सरकार चुनाव में जाने वाली है तो उनके सामने, पार्टी के सामने एक ये बात जरूर रही होगी कि सरकार में होते हुए कुछ पॉजिटिव संदेश दिए जाएं। तो उन्होंने किसानों को, महिलाओं को और नौजवानों को एड्रेस किया है। इसमें हम जो देख पाते हैं कि भाई 3-4 जो स्कीम है और एक जो 300 यूनिट वाली जो स्कीम है, इसके डिटेल्स अभी देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए एसईबीज को 300 यूनिट तक का पैसा दिया जाएगा। ये मैं एक अभी तक टेंटेटिवली समझ पा रहा हूँ। इसका डिटेल अगर स्कीम का आता है तो फिर आगे हम समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करेगी। और राज्यों को जो 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने के बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया है, इसका मतलब है कि चूंकि राज्य अभी आर्थिक रूप से काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में है और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो ये बारोविंग्स, कई जो राज्य हैं वो तो चुनाव में चले गए थे, उनका भी कुछ लक्ष्य बारोविंग के अभी बाकी थे, तो वो शायद बारोविंग उनको मिलेगी। 3 रेल कॉरिडोर की एक घोषणा है और 2 करोड़ जो उन्होंने, अगर आप जो पॉलिटिकल एड्रेस की बात है तो 2 करोड़ जो पीएम हाउसेस नए बनाने की एक घोषणा है इसमें। कैपेक्स टारगेट जो है वो 11% का रखा है, 11.1%। और ये अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था को गति मिलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। मैंने देखा है कि इस स्पीच में उन्होंने वैसे खुल करके तो नहीं कहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को इस कैपेक्स में
शामिल करने के प्रयास करेगी जी। और फिस्कल डेफिसिट को 5%, 5.1% पर रखने का इसमें उन्होंने जिक्र किया है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से निवेशकों को निवेश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इसको अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक बना के रखा जाए मैक्रो लेवल पर जी। कोई टैक्स में जो चेंज नहीं किया है, तो पोर्ट कनेक्टिविटी 3 जो कॉरिडोर हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर हैं, इसका फायदा ये मिलेगा कि जो परिवहन की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी, तो इसका फायदा मिल सकता है। सर मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, ये जो बजट है ये अगले सिर्फ 3 से 4 महीनों के लिए होगा। नई सरकार आएगी जुलाई में, फिर एक बार पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये तो उस पूर्ण बजट में भी हो सकती थी। मतलब चुनाव से पहले चुनावी बजट तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। जिस ज्ञान को जिक्र किया जा रहा था, युवाओं पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, किसानों पर फोकस, वैसा तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। इन 4 कैटेगरीज को हम देखें, जनजातियों का जिक्र करते हैं पीएम मोदी। नहीं है, इसमें जिक्र तो है। आयुष्मान भारत को उन्होंने एक्सटेंड किया है, लखपति दीदी में प्रोविजन बढ़ाया है और किसानों को भी उन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो मुझे लगता है ये जो एक मिसिंग चीज है वो मध्य वर्ग की है और बहुत पॉपुलिस्ट किस्म की इसमें घोषणाएं ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती हैं जी। और लेकिन उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की है, मैं चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का एक छात्र होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को गति देते रहने का सारे उपाय किए हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि ये 3-4 महीने में जो है वो गाड़ी पटरी से उतर जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कैपेक्स है, जैसे खर्च होता रहेगा तो आपके जो जॉब्स तभी क्रिएट होंगे जब आपकी अर्थव्यवस्था की गति ठीक ठाक हो और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ठीक है, इसको भी समझेंगे, राजनीतिक रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अर्थव्यवस्था को गति देने के हिसाब से आप इस बजट को देख रहे हैं? सर नमस्कार। सबसे बड़ा इस बजट से जो अपेक्षा थी वो यही थी कि जैसा फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने बताया कि पिछले 10 साल में हमारी इकोनॉमी में टैक्स पेयर्स के नंबर लगभग 3 गुने हो गए हैं और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी लगभग 3 गुना हो गया है। तो हम सब उम्मीद कर रहे थे कि जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे और रिलीफ और मिलेंगी, पर वैसा ज़्यादा कुछ नहीं लगा। पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बजट का सिग्नल वैसे ही है जैसे पिछले 4-5 साल में हम देखते रहे हैं। जैसे पिछले साल के बजट में आप देखेंगे कि अचानक से कैपेक्स बजट को लगभग 30% इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ किया गया था। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका लार्ज बेस है लेकिन इसमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता क्योंकि घरेलू बचतें उतनी है नहीं। तो अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा या प्राइवेट सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो गवर्नमेंट जब तक कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी नहीं तब तक अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलती। और जहाँ तक रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जीडीपी का एक बाय प्रोडक्ट है। जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना बहुत अच्छा संकेत है। पिछले साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई था, बढ़ा था, तेजी से बढ़ा था। इस साल उतना नहीं बढ़ा है, केवल 11% आई थिंक इंक्रीज है। तो फिर भी एक बैलेंस बजट है मैं कहूँगा। एक बहुत अच्छी चीज़ बजट में जो मुझे पहली बार देखने को मिली, मैं हमेशा अपने डिस्कशंस में कहता रहा कि इकोनॉमी में एक सेक्टर है विच इज़ टूरिज्म। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसकी पर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट लोएस्ट है। हम देखेंगे बाकी इंडस्ट्री में यदि एक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो टूरिज्म में लगभग उसका 1/4 होता है। तो शायद इस बजट में उसको सरकार ने आइडेंटिफाई किया और ये पहली बार अभी हमने देखा कि उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रोविजन उन्होंने कमिट किया है। यदि ये हो जाता है तो हिंदुस्तान में एक जॉब क्रिएशन के लिए टूरिज्म एक सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है। तो ये बजट की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी। और एक जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि 300 यूनिट्स फ्री बिजली का है, तो ये एक पॉपुलिस्ट डिक्लेरेशन है, इससे जनता को तो फायदा होगा। लेकिन मुझे डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की चिंता है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो लॉस मेकिंग हैं और उनको कई जगह से लोन देकर जैसे तैसे सरकारें चला रही हैं। तो ये 300 यूनिट फ्री बिजली के रिपरकशंस बहुत बड़े होने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये मुझे एक लगता है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की डिक्लेरेशन है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखा जाए तो ये उसका एंटीडोट है जो हर स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग फ्री बिजली देने की घोषणाएं करती हैं। अब इसके बाद घोषणा नहीं हो पाएगी। इसके बाद में उनके अवसर समाप्त हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पॉलिटिकल रिएक्शन भी ले लेते हैं। अभिनव जी, कैसे देखते हैं बजट को? सर, कैसा लग रहा है बजट?
देखिए, मुझे पहले बहुत, जब छोटे थे हम तो बहुत सुनते थे कि ये महंगा हुआ, ये सस्ता हुआ, ऐसे लोग बैठते थे घरों में, लोग बजट का इंतजार करते थे। लेकिन आज मतलब जिस तरीके से देखा जा रहा है भारत देश में आर्थिक न्याय की बात जिस तरीके से हो रही है, तो ये देश के साथ थोड़ा सा छलावा दिख रहा है मुझे कि मध्यम वर्ग जो इंतजार करता है कि हमें कहाँ राहत मिलेगी, क्या सस्ता हो जाएगा, हम कैसे अपने घर को चलाएंगे, कैसे हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पैसे का, उसका कोई भी खाका जो है वो विस्तार पूर्वक नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इंटरिम बजट है, आगे बजट आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राहत देनी चाहिए थी मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को, वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। और बड़ी बातें ये है कि पेटीएम जैसी कंपनी जो कल ही पता चला है कि वो भी घाटे में चली गई है, तो इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में जा रही हैं, तो इनको कैसे रिकवर करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा धक्का है कि पेटीएम जिसके लिए बहुत प्रचार किया गया, बड़े बड़े एड्स अखबारों में आए और आज कल उसकी हालत इतनी बुरे तरीके से कोलैप्स्ड हो गई। तो ये कोलैप्स्ड होने की जो स्थिति है देश के अंदर, वो बहुत भयावह है। तो इस भयावह स्थिति को बचाने के लिए देश की सरकार को जो आर्थिक जो मदद करनी चाहिए थी, वो ऐसी कुछ स्थिति दिख नहीं रही। रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे वो भी समझ से परे है। और ठीक है, महंगाई पे तो कोई बात ही नहीं है, अब लोग सोच ही नहीं सकते कि कोई चीज सस्ती होगी, ऐसा तो कहीं इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, गुंजन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हैं, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से भी आर्थिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गुंजन जी, क्या कहेंगी, क्योंकि उम्मीदें तो की जा रही थी, भले ही आम लोग ये कहें कि अंतरिम बजट हो, लेकिन ये था कि क्योंकि चुनाव है तो हो सकता है सरकार हमारे लिए कोई ऐलान कर दे, और खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली उम्मीद कर रही थी कि जीएसटी से थोड़ी सी राहत हमें मिल सके, या फिर हम ये देखें कि टैक्स स्लैब में शायद कोई बदलाव सरकार इस ऐलान के दौरान करे, इसीलिए उम्मीद बढ़ गई थी। क्योंकि सेशन से पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये बजट हम सबको साथ में लेकर आने वाले हैं और राहत देने वाला होगा, लेकिन वैसा शायद दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो आज देश की हर एक महिला बहुत गौरव महसूस कर रही होगी कि ये 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब एक महिला ने इस बजट को पेश किया है। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब ये बजट लेकर आई थी, तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी सरकार महिला शक्ति पर विचार कर रही है, महिला शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही है कि महिलाएं देश की सशक्त हों। दूसरी बात देखिए, जैसे सबका साथ सबका विकास हमारा एक आधार है, और इस आधार के चलते ये पूरा बजट पेश हुआ है। ये इंटरिम बजट है और इसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, सभी वर्गों का हित देखने की कोशिश की गई है। अभी अभिनव जी बात कर रहे थे कि गरीबों के लिए क्या किया, तो मैं याद दिला दूं कि हम आयुष्मान जो योजना है उसके तहत गरीबों तक पहुंचे हैं, कितने गरीबों का फ्री में इलाज किया है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ से ऊपर गरीबों को उनका पक्का मकान मिला है, और इस बजट में भी आने वाले सालों में ये प्रावधान है कि अगले 3 करोड़ और गरीबों को भी उनके पक्के मकान मिलेंगे। ये जो पूरा बजट था ओवरऑल, अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो इसमें 7.7% की बढ़ोतरी दिख रही है। एक दूसरे जीडीपी को हमने इसमें बात की है, वो है गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। इस तीनों पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो देश का विकास हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, उस पर सरकार बात कर रही है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आप एफडीआई की बात करें तो 5.62 करोड़ की एफडीआई का हमने ग्रोथ देखा है इस बार। और दूसरी एफडीआई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डेवलप इंडिया पे काम कर रही है हमारी भारत सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चाह रही है, और ये उद्देश्य है कि सबसे पहले विकास अपने देश का हो। आपने देखा होगा आज भारत देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और इस बजट से वो भी और आपको बढ़ोतरी की तरफ लेकिन आता जी, दिखेगा। ये तो देखिए इकोनॉमिक आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लक्ष्य जो रखा गया है विकसित भारत को लेकर, उसमें तो सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो ये उम्मीदें की जा रही थी, वैसा कुछ हुआ नहीं। 9 से 12 हजार इसे किया जा सकता है, ये कुछ हुआ नहीं है। महिलाओं के लिए महंगाई से राहत की उम्मीद, जो किचन चलाने वाली महिलाएं वो चाह रही थी, शायद इग्नोर हुआ होगा। लखपति दीदी का प्रावधान किया है, आज हमारी देश में इतनी करोड़ बहनों को स्वावलंबी बनाया है भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आने वाले समय में और
3 से 4 करोड़ का जो प्रावधान है, कितनी बहनों को लखपति बनाया जाएगा। ये क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक जरिया है। आप बात कर रहे हैं किसानों की, तो आज मैं मध्य प्रदेश की भी अगर मैं बात कर लूं तो आज मध्य प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी है। आज किसानों के लिए कई योजनाएं हैं। टूरिज्म की मैं आपको बात करूं तो आज लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश का पूरा डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोशिश है वो हर वर्ग के लिए है, चाहे वो युवाओं के एम्प्लॉयमेंट की बात करूं। हर वर्ग लक्षद्वीप नहीं जा सकता ना गुंजन जी। हर वर्ग की गरीब ग्रामीण इलाकों में लोगों की जेब में पैसा, मैंने आपको जिक्र किया जिस तरह गरीबों का फ्री में इलाज हो रहा है, गरीबों को पक्का मकान दिया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर्स खोल रहे हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स खोलने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हो रही है, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट की कितनी स्कीम्स निकाली गई हैं। अगर आप ओवरऑल बजट देखें तो देखिए किसी एक वर्ग को नहीं साधा है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है और हर वर्ग की बात हो रही है। मैं एक और अपनी बात बस पूरी करना चाहूंगी कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने उसको बोला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, और इस पे भी पूरा जोर है और उस पे भी आगे काम कर रही है भारत सरकार। ठीक है अभिनव जी, जल्दी से फिर मैं बाकी मेहमानों को रुक करूंगी। मुझे ऐसा लगता है प्रदेश के किसानों को इंतजार था कि 3100 का धान होगा, 2800 का गेहूं होगा, लेकिन वही 2250 का इनने सर्कुलर जारी कर दिया, तो किसान बहुत गुस्से में। आज मैं आपको साफ साफ बता दूं, मध्य प्रदेश का किसान बहुत ज्यादा गुस्से में। आपको एक छोटी सी बात और बोलूंगा कि मखाना जो होता है, बिहार के किसानों की बात बता रहा हूं, मखाना हमारे देश में 250 रुपए किलो मिलता है और अमेरिका में वही मखाना 1,50,000 रुपए किलो मिलता है। सोचिए आप कितनी बड़ी ब्लंडर यहाँ पर, कितना बड़ा धोखा किसानों के साथ किया जाता है कि जो मखाना यहाँ पे 250 रुपए का है किलो का मिलता है, वो वहां पे, तो आप सोचिए ये क्या क्या कर रहे हैं किसानों के लिए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कोरी बातें हैं कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। कोई इनकी नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, सिर्फ डंका बज रहा है, इवेंट करना है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन 10 सालों में सिर्फ ब्रांडिंग हुई है और इवेंट हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात का खंडन करना चाहूंगी। चाहे महिलाओं हो चाहे बच्चियां हो, आपने देखा होगा 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए प्रावधान किया है। आपने देखा होगा 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो रही है, किसानों को जैसे मैंने बोला। और आप कांग्रेस क्या बात कर रही है किसानों की? इनकी 15 महीने की सरकार जब मध्य प्रदेश में आई थी तो इनके नारा दिया था इन्होंने कि उस पे बात करेंगे मैम। मैं बाकी मेहमानों का रुक करूं, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। पूरे ओवरऑल देश के बजट की बात है। पेटीएम डूब गया मैडम। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेटीएम का प्रचार किया था, पेटीएम करो। 2003 और आज वो डूब गया है। सोचिए, देश को डुबाने में लगे हुए हैं आप लोग। ये बात अभी धीरे धीरे आएगी सामने, आपका बजट ही सामने आ रहा है। हो गया। गुंजन जी, मुझे बाकी मेहमानों का रुक करने दीजिए मैम, मैं फिर आगे आऊंगी, आपसे भी बात करूंगी। रीनू यादव जी, कैसे देखती है इस बजट को? कितनी उम्मीदों भरा ये बजट आपका रहा है? मैं दोनों तरह से समझूंगी मैम, समाज सेवी होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, उतनी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ और नई स्कीम्स पर बात हुई है। जैसे सबसे पहले मैं महिला की बात करना चाहूँगी। महिलाओं के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जो कि एक अच्छी योजना साबित हो सकती है। बट इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि किन महिलाओं को इंक्लूड किया जाएगा, किन को एक्सक्लूड किया जाएगा। क्या टैक्स पेयर महिलाएं भी स्लैब्स में आएंगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वो नहीं आती हैं तो उनको लॉस होगा कि उनको किसी भी योजना का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आयुष्मान योजना में टैक्स पेयर महिलाओं के हेल्थ चेकअप्स और उनको भी इंक्लूड किया जाए, बट वहाँ पर नहीं किया गया और सिर्फ आशा बहनें और आंगनवाड़ी की बहनों को शामिल किया गया, जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। इसमें टैक्स पेयर फीमेल्स को भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए था। इसके बाद दूसरी बात आती है कि जैसे 3 करोड़ लखपति बहनें बनाई जाएंगी, लेकिन उसके डिटेल्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसा कि ये योजना अच्छी साबित हो सकती है, जैसे कि एक छोटा सा डेटा रखना चाहूंगी कि चाइना में लगभग 80 to 85% फीमेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे टॉप चार्ट्स पर होता है। वहीं इंडिया में कहीं 30 से 35% फीमेल्स हैं। तो अगर उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो मैं इस योजना को कहूँगी पॉजिटिव तौर पर देखती हूँ। फिर इसके बाद बात करूँगी मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ की, तो मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बिजली फ्री है, वो अभी भी शायद कुछ यूनिट्स फ्री चल रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ी योजना है या इससे बहुत बड़ा कुछ
इफेक्ट आने वाला है। फिर इसके बाद मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग सिस्टम जो इसका अनाउंसमेंट हुआ है हाउसिंग स्कीम का, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है कि इस बार मिडिल क्लास को भी इसमें शामिल किया गया है। प्लस इसके बाद मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करना चाहूँगी कि नए IITs और IIMs खोलने की बात की गई है जो कि क्वालिटी एजुकेशन को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा। बट यूनिवर्सिटीज़ की बात अभी भी नहीं हुई है। मैडम कह रही थी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात हुई है, बट सिर्फ IITs IIMs की बात हुई है, वो भी सिर्फ 7। कुछ मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात हुई है जिसके लिए कमेटी का गठन भी हो गया है। बट एक छोटा सा इसके साथ डिसअपॉइंटमेंट ये है कि एक बहुत अच्छी योजना जो कि जन औषधि केंद्र खोलने की योजना कहलाती है, उसके बारे में मुझे अभी कुछ यहाँ पर सुनने को नहीं मिला है। इस योजना को बेसिकली सहकारिता मंत्रालय चला रही है PMBI और PCI के साथ मिलकर, और इसमें पूरे भारत में 625 से अधिक जिलों में अब तक 4,459 रजिस्ट्रेशन आ भी चुके हैं और उसमें लगभग 2,095 PAC स्टार्ट करने के अनुमोदन पत्र भी दिए जा चुके हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये योजना के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। इस योजना से हमें सस्ती दवाइयाँ और गुणवत्ता वाली दवाइयाँ काफ़ी कम प्राइस पे मिलने वाली थी, लेकिन इस योजना पर बात नहीं हुई, जिससे थोड़ा मैं मेडिकल सेक्टर में भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। बिल्कुल, बहुत सी बातें आपने इस बजट को लेकर बताई हैं और इन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उन्होंने अपने अपने रिएक्शंस इस बजट को लेकर दिए हैं कि एक मिडिल क्लास होने के नाते या हम एक आम जन होने के नाते क्या उम्मीदें कर रहे थे, या जो बैठे हुए उद्योग से जुड़े हुए उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये बजट क्योंकि इंटरिम बजट है अगले 3 से 4 महीनों के लिए, इसीलिए हर वर्ग को नहीं साध पाई सरकार, या ये कहें कि आने वाले बजट में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी बजट ये होगा, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। आपको लगता है कि बहुत सी चीजें हो सकती थी जो सरकार ने नहीं की हैं? जी बिल्कुल, माननीय वित्त मंत्री जी सदन के फ्लोर पर एक सेंटेंस का प्रयोग की, और वो था अमृत काल और कर्तव्य काल, और उनका कहना था कि डिटेल रोड मैप पूर्ण बजट जुलाई में आएगा। तो यह आंतरिक सिचुएशन के हिसाब से अभी अंतरिम बजट है, और इस अंतरिम बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जिस तरह से केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें विपुल पैमाने पर ऋण ले चुकी हैं, और ऋण लेने के कारण उनको रीपेमेंट और इंटरेस्ट देने में जो खर्च हो रहा है, तो केंद्र सरकार यहां घोषणा की है कि आगामी वर्ष में हम लोन जो है उसको सिर्फ 14.13 लाख करोड़ लेंगे। तो एक प्रकार से यहां पर सीतारमण जी को क्रेडिट जाएगा कि घर की महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जिस तरह से प्रबंध करती हैं आगामी भविष्य को देखते हुए, तो ये छाप यहां पर छूटा है। दूसरी तरफ हम बात करें कि वित्तीय घाटा या फिर राजकोषीय घाटा को कम करने के लक्ष्य की बात हुई है, तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में कटौती, और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है इस बजट में कि आगामी कुछ महीनों के अंदर जो सरकार चुनाव में जा रही उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अपने देश की राजनीतिक एक्टिविटी अलग जगह, और पहले से वो जो योजना चला रहे हैं उन योजनाओं में, चाहे आप फूड सब्सिडी बिल की बात करें के क्रियान्वयन की बात करें, या किसानों के लिए फर्टिलाइजर में जिस तरह से सब्सिडी की बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कल्चरल एंड पर्यटन के ऊपर यहाँ बातचीत हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बुनियादी सुधार की बात हुई है, हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने की बात हुई है। लेकिन सीतारमण जी यहाँ पर देखिए, जब जुलाई में पूर्ण बजट आएगा तो जो आंकड़ा है ये भी बदलेगा। अब मनरेगा में जिस तरह की बातें हो रही, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती है इस बजट की, जिसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, वो है डीप टेक के ऊपर। डीप टेक के ऊपर मतलब 50 साल तक 1 लाख करोड़ रुपए की बात हुई है। तो दुनिया जिधर जा रही उस हिसाब से, लेकिन इनकम टैक्स में वृद्धि नहीं होना निश्चित रूप से एक निराशा है। 2019 के अंतरिम बजट को आप देखेंगी तो उस समय टैक्स में छूट मिली थी, इस समय नहीं मिला। मध्यम वर्ग यही चाहता है। साथ ही साथ जीएसटी से लेकर के अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो भी हैं, कहीं पर भी कोई रिड्यूस नहीं है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जेब में तो नहीं आया, लेकिन सरकार जो भी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो राज्य सरकारों के लिए है, वो है कि राज्य सरकारों को रियायत दर पर 1 साल के लिए
केंद्र सरकार के नियम के प्रावधान के तहत लोन मिलेगा। इससे समस्त राज्य सरकारों को एक फौरी राहत मिलती नजर आ रही। बिल्कुल, राज्य सरकारों को फौरी राहत, लेकिन उन राज्यों में रहने वाले लोगों को किस तरह से राहत दी गई है? मनीष जी, मैं आपसे जरा इसे समझना चाहूंगी, जो बातें डॉक्टर अजय चंद्राकर जी की ओर से कही गई है और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जाएंगी जो विकास को बढ़ावा दे और उसे कंटिन्यू करके रखे, उससे आगे भी बनाए रखे। तो इस बजट में वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वर्ष में, क्योंकि फिफ्थ इकोनॉमिक के तौर पर हम भारत को देखते हैं देश में, दुनिया में, अब 2047 का लक्ष्य भी आपको लगता है कि इस बजट में लेकर चला जा रहा है? इस बजट पे 3 टेकआउट्स मुझे लगते हैं जो भविष्य के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को 2030 तक $7 ट्रिलियन के लक्ष्य को पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगी। हालांकि $7 ट्रिलियन बहुत एग्रेसिव लक्ष्य है, क्योंकि प्रेजेंटली वी स्टैंड एट अराउंड $3.7 ट्रिलियन। तो ये 3 बातें हैं। पहली, जैसे मैंने अभी कहा कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है हमारे यहाँ जिसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स लेते रहे हैं। जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बताया कि लक्षद्वीप को हाईलाइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय का एक और इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो बाहर हिंदुस्तानी जा रहे हैं और उससे वो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, तो यदि डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह इंडिया की ही अच्छी लोकेशंस को एक्सप्लोर किया जाए तो वो विदेशी मुद्रा बचेगी। साथ साथ ही यदि हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपने देश में अच्छे स्पॉट्स तैयार कर पाए तो फॉरेन का जो डेस्टिनेशन टूरिज्म है, डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म, वो बहुत बड़ा एक शिफ्ट यहाँ आ सकता है। तो ये एक सेक्टर को मैं देखता हूँ। और आज जो घोषणा हुई है वित्त मंत्री महोदय द्वारा कि इस सेक्टर को इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए कुछ पॉलिसी बनेंगी, तो उसमें एक बड़ा बूस्ट आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इजीली हो जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट वहाँ इजी होते हैं। दूसरा, मुझे जो लगता है तिलहन अनुसंधान पर फोकस करने के लिए आज डिक्लेरेशन हुआ है। आप देखेंगे कि इंडिया का जो टोटल ऑयल सीड रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 60% हम इंपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट जो है पाम ऑयल के फॉर्म में, पाम के फॉर्म में होता है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। तो यदि अनुसंधान होगा, जैसे आप देख रहे हैं सोयाबीन की क्रॉप धीरे धीरे हमारे मध्य प्रदेश से खत्म होती जा रही है। उसका कारण ये है कि सीड की क्वालिटी हम इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए और क्लाइमेट की वजह से वो प्रोडक्शन कम होने लगा, किसानों को नुकसान होने लगा। अभी प्रेजेंटली रेट जो है सोयाबीन का वो भी बहुत कम चल रहा है, 4200 के आसपास चल रहा है, तो उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही। यदि तिलहन अनुसंधान पर हमने ईमानदारी से फोकस किया तो हम 2 चीज़ों को एक साथ एड्रेस कर पाएंगे। पहली चीज़ कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं अभी 60%, लगभग 24-25 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल सीड्स को, वो हम कम कर पाएंगे। हमारा ट्रेड डेफिसिट उसकी वजह से कंट्रोल हो पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। दूसरा, किसानों को जो अभी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम होने की वजह से, तो किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उनकी आय भी बढ़ेगी। तो तिलहन अनुसंधान पर फोकस एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगता है, यदि ईमानदारी से प्रयास होता है तो। तीसरी चीज़, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा, पिछले साल 10 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था, 33% इंक्रीज था। इस बार 11% इंक्रीज है, लगभग 12 लाख करोड़ के 11-12 लाख करोड़ के आसपास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो इकोनॉमी के सारी इंडस्ट्रीज को उससे फायदा होता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे इस बजट से लगता है कि जो भविष्योन्मुखी है, जिससे इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जा सके कि इकोनॉमिक ग्रोथ देने के लिए इस बजट पर फोकस किया गया, लेकिन और भी कई उम्मीदें थी, जैसे कि बार बार जिस तरह से आवाजें निकल कर आ रही हैं जो आम जन है कि शायद हमारे लिए कुछ बेहतर हो सकता था, महिलाओं के लिए शायद 1 या 2 के अलावा और घोषणाएं हो सकती थी, किसानों के लिए और शायद घोषणाएं हो सकती थी, ऐसी उम्मीद जरूर की जा रही है। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बताएंगे कि और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरिम बजट पेश कर दिया है और इस बजट में हालांकि कई बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन मिला जुला इस बजट को आप मान सकते हैं कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कोई राहत भी नहीं मिली। लेकिन सेक्टर देख लीजिए, रेलवे में 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने की बात कही गई, 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे होंगे, ये बड़ा ऐलान रेलवे के क्षेत्र में किया गया है। माल भाड़ा गलियारे का निर्माण किया जाएगा, 3 नए कॉरिडोर तैयार होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात भी इस बजट में कही गई है।
ई व्हीकल जो हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि इस व्हीकल को लेकर समझे तो आम जन उम्मीद कर रहे थे कि शायद जीएसटी में थोड़ी राहत मिलेगी ताकि ई व्हीकल की जो कीमतें ज्यादा हैं या वाहनों की कीमतें जो ज्यादा हैं उसे हम खरीद सके। वैसा कुछ नहीं हुआ। नए मेडिकल कॉलेज के लिए कमेटी की बात भी कही गई है। इसके साथ ही 1.4 करोड़ युवा जिन्हें ट्रेंड किया गया है, ये अभी तक की बातें वित्त मंत्री की ओर से कही गई। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है और नए मेडिकल कॉलेज के लिए कमेटी तो अभी तक जो सरकार की ओर से किया गया है इन 5 से 10 सालों में उन बातों को रखा भी गया, जिक्र भी उनका किया गया और इसके साथ ही कुछ बड़ी बात है। लेकिन रेलवे का क्षेत्र 3 नए कॉरिडोर शुरू करने की बात कही गई है। अब इसे जरा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इसके साथ ही तमाम मेहमान। अजय चंद्राकर जी, रेलवे के क्षेत्र में भी उम्मीद की जा रही थी और इसके साथ ही ये भी उम्मीद थी कि शायद कुछ नया शायद रेलवे में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई समय से एक के बाद एक ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। कई वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई है, एक तरफ मेट्रो का काम भी चल रहा है, लेकिन 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे होंगे, 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। क्या रेलवे के क्षेत्र में इतना काफी है? देखिए, पहले जब पृथक रेल बजट होता था तो उस समय रेल बजट में जिस तरह से प्रावधान किया जाता था, लेकिन अब नई इकोनॉमी है, नई सिस्टम है, नई व्यवस्था है, तो इसके अंतर्गत केंद्रीय बजट में ही रेलवे के लिए जो बजट आवंटन किया जाता है वह रहता है। लेकिन मूल बात यह है कि अभी वर्तमान परिदृश्य में चाहे रेलवे का क्षेत्र हो या फिर हम नेशनल हाईवे के क्षेत्र की चर्चा करें, दोनों मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन ले चुके थे और लोन लेने के कारण केंद्र सरकार को यह ब्रेक लगाना पड़ा कि आप इस तरह से अब मार्केट से लोन नहीं लेंगे, ये केंद्रीय बजट के तहत होगा और केंद्रीय बजट में वो जो पुराना लोन है उनका रीपेमेंट और इंटरेस्ट एक बड़ी टेक्निकल एक चुनौती है। और ये जो कहा जा रहा है कि इतने सारे डिब्बे और इनको इस तरह से वंदे मातरम जो कह सकते हैं बोगियों में कन्वर्ट होना, तो इसका तो स्वागत किया जाएगा। लेकिन रेलवे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को यह बहुत बड़ी अपेक्षा थी और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर मिलती है कहाँ? उड़ीसा में, और उड़ीसा मतलब संबलपुर से अगर महासमुंद से एक ट्रैक बिछा दिया जाए तो बसना सरायपाली होते हुए वो हमारा उड़ीसा से कनेक्ट हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां काफी एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ डिमांड्स हैं और जिनको जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए। इससे क्या जिंदगी पनपेगी और निश्चित रूप से आर्थिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सरकार, अभी मैं पुनः कहना चाहूंगा, पूर्ण बजट जब आएगा उस समय ये सब आंकड़े बदल जाएंगे। ये मात्र अभी अंतरिम बजट है, ये इसलिए इसमें गुंजाइश भी कम थी। दूसरी बात है, आर्थिक सर्वे भी नहीं आया है, तो आर्थिक सर्वे में क्या है, एक दिशा दिखती है। तो आज देखिए फरवरी स्टार्ट हो चुका है, मई अंत तक सरकार बन जाएगी, तो जुलाई ही मेन है। मंत्री खुद कह चुकी हैं चंद्राकर जी कि ये इंटरिम बजट है, इसमें लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जा सकती और हम ऐसा करेंगे भी नहीं, जो परंपरा है हम उसे कायम रखेंगे। ये बात खुद उन्होंने कही है। पाराशर जी, कैसे देखते हैं रेलवे के क्षेत्र में, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आनी चाहिए थी? क्योंकि ट्रेनों का रद्द होना और दूसरी तरफ कई और डिमांड्स आम जन की ओर से उठ रही थी कि शायद सुरक्षा को लेकर कोई बात रेलवे के क्षेत्र में कही जाए, तो आपको लगता है कुछ और होना चाहिए था? नहीं, अजय चंद्राकर जी सही काफ़ी ठीक बात कर रहे हैं कि ये परफेक्ट लेखानुदान लग रहा है। मतलब आप देखिए इसमें जी कि उन्होंने क्या किया है कि जो अर्थव्यवस्था की गति है वो धीमी नहीं पड़े, इसलिए उन पोर्शंस पर, उन हिस्सों पर तो बराबर उसको कंटिन्यू रखा जो वो पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं जी। और दूसरी तरफ ये जो जैसे कि ये 300 यूनिट बिजली है, इसमें भी ये भी हमें थोड़ा सा भ्रम देता है, हेडलाइन गलत है। ये 300 यूनिट ये सोलराइजेशन पर है, जो 1 करोड़ घरों की वो जो एक उन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, ये उस सिलसिले में है। ये तो आम लोगों के लिए नहीं है ऐसा कुछ, यानी अभी तो उन 1 करोड़ लोगों को ही है, उन 1 करोड़ घरों पर जो 300 यूनिट जो है वो उनको उसकी कोई लागत नहीं आई। ये दरअसल उसका लबो लुआब है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में सभी लोगों को 300 यूनिट
फ्री दे देगी। मैं इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि उसका कोई मैकेनिज्म ऐसा हो नहीं सकता, केंद्र सरकार किस तरह से सब्सिडी दे सकती है। और अभी ये जो मामला है फ्रीबीज मामला, जो रेवड़ी वाला मामला है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी रेवड़ी कहा था एक बार, ये भी सुप्रीम कोर्ट पे भी डिबेट में है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी उन्होंने, चंद्रचूड़ साहब ने सबसे उस बारे में राय मांगी है। हाँ। तो ये एक अलग इशू हो गया है। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग अपना अपना एक अलग अलग बिंदुओं पर बोल रहे हैं। एक डीएपी वाला जो बिंदु है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरिया में सरकार जो उसको लागत पड़ती है 45 किलो के बैग की, वो 2200 रुपये पड़ती है। हाँ। और वो 242 रुपये में उसको डिलीवर करती है। अब जो नैनो यूरिया और गोल्ड यूरिया का जो फायदा सरकार को मिला है, उसको डीएपी में भी उन्होंने लागू कर रहे हैं, पूरे देश में हर जोन में लागू कर रहे हैं वो, किसी भी जलवायु वाले जोन को देखते हुए। तो किसानों के लिए एक शायद इसमें एक मैं राहत देखता हूँ। हालांकि ये बात सही है कि जो जब जुलाई में बजट आएगा, पूर्ण बजट जिसको हम कहते हैं, उस समय वो इस सबको करेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, मतलब एडजस्ट होंगी ये सब चीजें, और नए सिरे से हम बहुत सारी बातें उस समय। हाँ, लेकिन इसे चुनावी बजट हम नहीं बोल सकते अब। हाँ, इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट कोई मेजर उन्होंने नहीं उठाया, ये परफेक्ट लेखानुदान है। ठीक है, लेकिन इस बजट को और भी विस्तृत तरीके से आगे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।